हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासेस। दोस्तों, हम सेशन के अंतर्गत पढ़ रहे हैं संविधान से रिलेटेड जो भी प्रमुख पॉइंट्स हैं, और इस सेशन का नाम आपको पता है सफर संविधान का हम लेकर चले हैं। और इसमें पिछली वीडियो में हम लोग पढ़े थे नागरिकता संबंधी अधिनियम 1955। कौन सा था? 1955 के अधिनियम थे। आपको हम बता चुके हैं कि नागरिकता भारत में लेने के लिए 5 विधि थे, है ना। और 5 विधि में पहला विधि क्या था? जन्म के आधार पर, ठीक ना। दूसरा विधि क्या था? वंश के आधार पर, जैसे हमारे माता पिता एक ही वंश के हैं, उनके आधार पर हमको नागरिकता मिल जाएगा। तीसरा क्या था? पंजीकरण के आधार पर, है ना। पंजीकरण का मतलब क्या था? मतलब कि कहीं ना कहीं अगर भारत की नागरिकता लेना है तो कम से कम आपको 7 साल के यहाँ लगातार रहना पड़ेगा, और आपका चरित्र साफ सुथरा होना चाहिए। और आपका चौथा क्या था? देशीकरण। देशीकरण में क्या था? देशीकरण में ये था कि कम से कम आपको 10 साल यहाँ रहना पड़ेगा। क्या रहना पड़ेगा? 10 साल। और आपको एक कम से कम भाषा आती हो, कोई ना कोई आप कला के क्षेत्र में हो या साहित्य के क्षेत्र में हो, तब जाकर आपको यहाँ की नागरिकता मिल सकती है। और 5वां क्या था? अर्जित भूमि। जैसे कि सिक्किम को भारत में मिलाया गया तो जितने भी सिक्किम के लोग होंगे उनको भारत की नागरिकता आराम से मिल जाएगी। तो ये 5 विधि थी नागरिकता लेने की। हम यही बताए थे कि नागरिकता छीनी भी जा सकती है। तो नागरिकता छीनने के क्या मेथड थे? 3 बताए थे। मतलब कि त्याग का मतलब क्या? अगर हम किसी देश की नागरिकता लेते हैं तो हमारे देश की नागरिकता ऑटोमेटिक क्या होंगी? समाप्त हो जाएंगी। दूसरा था कि अगर हम फर्जीवाड़े में पकड़े जाते हैं, अगर नागरिकता किसी तरह धोखेबाजी में ले लिए हैं और वो हम जांच में पकड़े जाते हैं, तब नागरिकता आपकी क्या होगी? समाप्त होगी। तीसरी कि आपका मानसिक संतुलन समाप्त हो गया हो, अगर आप पागल हो गए हो या आप देश के हित में काम न करते हो, आप आतंकवादी विरोधी काम करते हैं या आतंकवाद की तरह काम करते हो, तो वैसे लोगों की नागरिकता क्या होगी? छीन ली जाती है, क्योंकि वो मानव हित के लिए नहीं है, ठीक ना। ये हम लोग पढ़े थे। और आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे 2-3 पॉइंट से एनआरआई क्या है, पीआईओ क्या है, ओसीआई, पासपोर्ट और वीजा, इसके बारे में हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। क्या है? बहुत सारे मन में सवाल चलते हैं कि एनआरआई क्या है, कौन एनआरआई है। एनआरआई भारतीय बोले जाते हैं। एनआरआई का हम लोग पहले फुल फॉर्म जान लेते हैं क्या होता है, और आप लोग डिटेल से बताएंगे कि एनआरआई होता क्या है, ठीक ना। देखिए, एनआरआई की फुल फॉर्म करें तो नॉन रेसिडेंट इंडिया। नॉन रेसिडेंट इंडिया मतलब यह हुआ कि वैसे भारतीय जो भारत में न रहकर विदेश में रहते हो, ठीक। और विदेश में रहना जरूरी नहीं, इसके लिए शर्त है। अगर जो भारतीय भारत से मान लो अमेरिका या जापान, रूस कहीं भी गया, लगातार 6 महीना तक रह गया, उसको एनआरआई बोला जाएगा। क्या बोला जाएगा? एनआरआई इंडियन है, ठीक ना। एनआरआई है। एनआरआई जैसे कि बहुत सारे स्टूडेंट जाते हैं पढ़ने के लिए, जैसे मान लो कि पढ़ने के लिए कोई विदेश चला गया और लगातार वो 6 महीना तक विदेश में रह गया, उसको एनआरआई कहा जाएगा। क्या कहलाएगा? एनआरआई कहलाएगा। बहुत सारे लोग विदेश में जाते हैं कमाने के लिए, वो एनआरआई कहलाते हैं। देखिए, एनआरआई के लिए बोले कि लगातार 6 महीने तक रहना जरूरी होता है विदेश में। अगर 2 महीने के बाद चले आए तो आप एनआरआई नहीं कहलाएंगे। मान लो 4 महीने के बाद चले लो तो एनआरआई नहीं कहिबो। आप एनआरआई तभी कहेंगे जब लगातार आप 6 महीने तक वहां रहे हो, तब आप एनआरआई कहलाएंगे। तो एनआरआई, देखिए एनआरआई लोग ना हमारे देश के लिए बहुत मदद करते हैं, बहुत मदद करते हैं। मतलब कि अगर वहां का कितना भी रुपया कमाते हैं, यहाँ आकर ज्यादा रुपया हो जाता है, तो एनआरआई लोग हमारे देश के लिए वह गुमनाम के रूप में बहुत सारे मदद करते हैं। आपको एक बात बता दें कि जब 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया था, उस समय भारत के प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे। 1998 में जब भारत ने परमाणु परीक्षण किया तो भारत पर अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया और कहा कि भारत से कोई कुछ नहीं खरीदेगा, भारत से कोई भी दूसरा देश व्यापार नहीं करेगा। भारत की स्थिति बिल्कुल खराब हो गई। भारत से जब कोई खरीदबे नहीं करेगा तो कहां से इनकम होगा? तो स्थिति बहुत ही खराब हो गई थी। वही बात नहीं, 1999 में बेवकूफ पाकिस्तान भारत से लड़ गया। 1999 में कारगिल युद्ध भी हो गया। उसी समय कारगिल युद्ध 1999 में हुआ है, समझ लीजिए। तो पाकिस्तान भी भिड़ गया भारत से आकर, वहां भी हानि हो गया, भारत का बहुत भयंकर युद्ध हुआ। यही नहीं, जो बचा खुचा था उड़ीसा के क्षेत्र में बहुत भारी तूफान आ गया उसी समय। मतलब उड़ीसा एकदम छत बिछत हो गया, मतलब बिल्कुल टूट फूट गया था एकदम पूरा उड़ीसा का एरिया जो समुद्री एरिया था। कह सकते हैं भारत में एक बहुत
मतलब बहुत बड़ी संकट आई थी उस समय, और भारत की स्थिति ऐसी थी, कंगाली वाला हालत हो गया था। भारत की कंगाली वाली स्थिति हो गई थी, कहीं से सब दूसरे देश से लॉक हो गया था, कहीं व्यापार हो ही नहीं रहा था, क्योंकि अमेरिका ने प्रतिबंध लगाया हुआ था। अमेरिका वाला खूब खुश हो रहा था कि भारत को कोई बचा ही नहीं सकता। ऐसी स्थिति भारत में आ गई कंगाली वाली, इसको डूबने से इसकी अर्थव्यवस्था कोई नहीं बचा सकता। लेकिन उनको पता ही नहीं था अमेरिका वालों को कि भारत के एनआरआई लोग, बहुत सारे विदेशी लोग, लगभग बताया जाता है अनुमान तक 55 लाख लोग भारतीय एनआरआई हैं, विदेश में रहते हैं। 55 लाख समझ लीजिए एनआरआई हैं। जितने भी गल्फ कंट्री हैं, गल्फ कंट्री उनको बोलते हैं जहां से तेल निकाले जाते हैं, उनको गल्फ कंट्री, खाड़ी देश बोला जाता है ना। जैसे गल्फ कंट्री में कौन कौन आएंगे? सीरिया, लेबनान, ओमान हो गया, इराक हो गया, ईरान, सऊदी अरब, यमन, ओमान। ये जो कंट्री है ना, यहाँ पे सभी भारतीय लोग बहुत अधिक मात्रा में रहते हैं, बहुत ज्यादा वर्क करते हैं जाकर। कम से कम ये लोग जब जाते हैं तो 2 साल या 1.5 साल के बाद ही आते हैं भारत में, कम से कम। उस समय जितने भी एनआरआई थे, भारत की जब स्थिति खराब हुई तो वहां से भर भर के पैसा भेजा था भारत में। वहां से उनको जितनी इनकम हो रही थी, जितना अधिकतम काम हो सकता था, इंडिया में पैसा दिए थे। और उस समय इंडिया, समझ लो, इन्हीं की वजह से, इन्हीं के बदौलत अर्थव्यवस्था डूबने से बच गया था भारत का। नहीं तो भारत कहां कंगाली में गया होता, कोनो ठीक नहीं था। लेकिन एनआरआई ही लोग थे जो इंडिया को डूबते हुए बचाए थे। कभी लोग नहीं थे, ये तो आपको गल्फ कंट्री बताए हैं, बहुत सारे और देशों में थे लोग जो भारत में पैसा, उसमें भारत की विकट स्थिति को देखकर अधिक मात्रा में भेज रहे थे पैसा। वो अपने परिवार को ही भेज रहे थे, लेकिन फायदा भारत को होता था उससे, ठीक ना। तो ये एनआरआई लोग भारत के लिए बहुत ही काम किए उस समय के लिए, जब भारत की आर्थिक स्थिति बहुत दयनीय हो गई थी। अमेरिका ने सोच रहा कि अरे भारत की स्थिति बढ़ कैसे रही, तो उसको पता चला कि भारत के बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो विदेश में एनआरआई के रूप में काम करते हैं, तब जाकर भारत की स्थिति बनी थी। थोड़ा सा आपको ये बता दें कि पैसा बढ़ता कैसे है। देखिए, अगर मान लीजिए विदेश में हम काम करते हैं ये सारी कंट्री में, तो अगर हमको 1000 रुपया देता है तो 13 गुना हो जाता है भारत में आकर। 1000 रुपया या 13,000 रुपया हो जाता है आकर। तभी विदेश में जाकर ना आदमी 1000 रुपया काम कर लेता है, क्योंकि 1000 रुपया वहां कमाएगा और इंडिया में आएगा, भजाएगा, वो कितना हो जाएगा? 13,000 रुपया हो जाता है। वही अगर दूसरी कंट्री जैसे अमेरिका में चले जाओ, कतर में चले जाओ, वहां डॉलर है और $1 80 रुपया के बराबर होता है, समझ लो। 80 या 75 के हमेशा बीच में रहता है, 80 रुपया के बराबर होता है। अगर मान लो कि वहां पर अगर हमको 1000 रुपया दे रहा है, यहाँ पर 80,000 रुपया हो गया आकर भारत में। अगर $1000 हमको दे रहा है वहां पर अमेरिका में चाहे कतर में, तो इंडिया में भेजेंगे 1000 रुपया ना, आके 80,000 रुपया हो जाएगा। इतना फायदा होता है, तभी लोग विदेश में जाते हैं, कम पैसे कमाते हैं वहां पर। लेकिन यहाँ पर आकर बहुत डबल ट्रिपल गुना हो गया, 80 गुना हो गया पैसा ही। इधर का हो जाएगा तो ना, इधर का मान नहीं है, इधर का कम है पैसा कमा, डॉलर का बहुत अधिक है। 1 रुपया 80 के बराबर होता है। बोले हमारा 1 रुपया उनका 80 रुपये के बराबर। और सोच लो अपने देश की रुपया क्या हालत है। इसलिए भारत के लोग बाहर जाते हैं। तो भारत वाला बहुत दिमाग का तेज होता है। पूछा कि भैया, एक आदमी से पूछा वहां का जो था कि हम लोग को 1000 रुपये दे रहे हो तुम लोग, और मान लो कि तुम लोग कितना मिलता है। अगर मान लो कि यहाँ से कोई ड्राइवर रहता है गाड़ी चलाने वाला, तो उसको 21,000 रुपया दे रहा था। कहा कि तुम लोग कितना मिलता है? उसका कह रहे हम लोग को तो 1000 काम थोड़ी करेंगे, 1000 देख कितने के लिए लेंगे। कहा कि हम लोग को 20,000 रुपया महीना मिलता है। भारत दिमाग लगाया कि कम से कम हमने को अगर 20,000 मिलता तो कितना हो जाता था? 8 लाख हो जाता। कितना हो? 8 गुना 16, 20,000 रुपया मिलता तो 20,000 गुणे 80 कर लो, 16 लाख हो जाता। 1 महीना में 16 लाख कमा लेता। कहा कि इसके लिए नागरिकता लेना पड़ेगा तुमको। कतर का है तो कतर का, अमेरिका है तो अमेरिका का। और नागरिकता पूछा कि नागरिकता कैसे लेंगे तब हम, क्योंकि विदेश में जो गया सोच रहा पैसे कमाने के लिए, क्यों तो पैसा कमाओ। कहा कि यहाँ शादी कर लो सबसे अच्छा। और विदेश में शादी जैसे सिम कार्ड बदलते हैं उसी तरह शादी होता है वहां पर। हाँ, ये सिम कार्ड ऐसे बदलते हैं ना, वैसे वहां पर शादी होता है। आज शादी के लिए 1 महीना के बाद चेंज कर दो।
हाँ ऐसे ही होता है। वहाँ एक अनुमान है ना, कि एक व्यक्ति अपने लाइफ में कम से कम 5 शादी करता है, कम से कम 5 को 10 को 15 कर लेता है। तो भारत वाला कहा कि हमने कर लेके, लेकिन पैसा कमा लेंगे। हाँ सही, पैसा कमाने से मतलब है। तो क्या कर, सिम बदलने में क्या दिक्कत है ना? जब वो बाहर जाएगा तो लेकर आएगा। नहीं लेके छोड़ देगा, कोई काम खत्म, हम जाके घर है रहो जी। हमको काम से मतलब है। अगर लड़की इच्छुक है आने के लिए तो ठीक है, आ भी सकती है, लेकिन वो लोग ज्यादा टिकती नहीं है। अगर थोड़ा सा उनके साथ मिस भी है, थोड़ा बहुत पैसा वैसे कम कर तो दूसरे को पकड़ लेगी। तो जा, अब भारत लोगों में तेज था, बहुत लोगों ने शादी कर लिया और खूब पैसा कमाया। पैसा किसे कमा रहा, तो वो भी कमा रही थी, उसकी औरत भी, प्लस यो कमा रहा थी, उसको भी नागरिकता मिल गया। अब खूब 2 4 10 20 करोड़ कमा लिया और वहां से छुट्टी मार दिया ताकि हम जा रहे हैं। अब उससे कौन उनको ऐसे ऐसे कर तलाक मलाक दे। तलाक में वहां के लिए बहुत सिंपल बात है, जगह जगह सब ऑफिस खुला होता है तलाक वाला। हमारे देश में कि चैन हो जी शादी कर दे, कोर्ट में तार माँ के लोला छोड़ दिया सही तो शादी जबरदस्ती तोड़ दिया था ससुराल वाला, है ना? तो मतलब कि हाँ औरत भी कम थोड़ी है। तो कहे के मतलब कि भारत वाला फायदा उठाए, वहां से शादी कर लिया और शादी करने के बाद पैसे नहीं, वहां की नागरिकता नहीं मिल सकती। वहां शादी करो तो औरत के आधार पर नागरिकता मिलेगी ना, क्योंकि औरत वही की है तो नागरिकता मिल जाएगी यहाँ पर। तो अब उस माध्यम से बहुत सारे लोग पैसे कमाते हैं, वहां जाकर शादी कर लेते हैं। तो वहां का शादी कोनो बड़ी चीज नहीं है करना। देखिए ये तो आपको समझ में आएगा ना पैसा कैसे कमाते हैं। लेकिन जो अगर मान लीजिए कि आप विदेश गए हैं, आपका खाता अलग खुलता है ना, पंजाब नेशनल बैंक खाता में खोल पैसा भेज देगा, ऐसा नहीं होगा। उन लोगों के लिए खाता अलग खुलता है। जब खाता खुलवाएंगे तो उनको 2 प्रकार का खाता खुलता है, एक होता है NRO, एक NRE। ये क्या है इसको थोड़ा समझते हैं। NRO नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, क्या होता है? नॉन रेसिडेंट ऑर्डिनरी अकाउंट, मतलब ये ऐसा अकाउंट होता है ना NRO, जिसमें पैसा उधर से आ भी सकता है और इधर से जा भी सकता है। मान लो कि हम कमा रहे हैं, कभी कोई पैसा नहीं हुआ तो हम यहाँ से अगर मंगाने की जरूरत हो, हम यहाँ से भी पैसा मंगाकर हम अपना खर्चा वगैरह चला सकते, लेकिन ऐसा होता नहीं। वहां से हमको भेजने के लिए यहाँ से कोई देगा हमको, वहां से लोग मैक्सिमम कंडीशन भेजते हैं। इसका कभी यूज नहीं होता था कि यहाँ से भेजना पड़े, अगर लेना पड़े तो वही संगीत दोस्त से ले लिया, वहीं पर काम हो गया। तो ये है कि पैसा इसमें फैसिलिटी ये था कि उधर से पैसा भेज भी सकते थे और इधर से भी पैसा भेज सकते थे, दोनों तरफ से भेज सकते थे। लेकिन गवर्नमेंट देखिएगा यहाँ का उपयोग नहीं हो रहा, इधर से कोई पैसे भी नहीं भेज रहा है, खाली उधर ही से आ रहा है कि इस सुविधा को बंद करो। तो इसको एक नया अकाउंट खोला जिसको NRE कहा गया। क्या बोला गया? NRE। इसका फुल फॉर्म नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट। नॉन रेसिडेंट एक्सटर्नल अकाउंट का मतलब होता है खाली उधर से पैसा आएगा। अब इसमें होता क्या था, जब दोनों से पैसा इधर से भी जाता था उधर से भी आता था, इसमें कुछ टैक्स कटता था, उसको कुछ पैसा देना होता था बैंक को। अब इसमें क्या है, उसको पैसा नहीं देना पड़ेगा। और एक चीज और ही, जो भी लोग विदेश में कमाते हैं ना, इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं। इंडिया गवर्नमेंट को टैक्स नहीं देते हैं क्योंकि जब भारत की स्थिति खराब हुई थी तो इतना हेल्प किया था ये लोग, का उनसे टैक्स लेना जरूरी है? उन लोग भारत का खा रहा है, उन लोग भारत में रह रहा है, दूसरे देश में रह रहा है, दूसरे देश का खा रहा है, पैसा तो भारतीय को भेज रहा है ना। अब वैसे आदमी से टैक्स लेंगे? बिल्कुल नहीं। इसलिए भारत गवर्नमेंट इन लोग से टैक्स नहीं लेती है, 1 रुपया टैक्स नहीं लेती है। इनका पैसा पूरा पूरा कन्वर्ट कर देती है, टैक्स नहीं लेती है, क्योंकि भारतीय में पैसा आ रहा है, भारतीय का विकास होगा उससे। मान लो कि पैसा हमारे पास करोड़ों में आ रहा है, हम अपना विकास करेंगे तो भारत का विकास होगा, भारत के लोग धनी होंगे तो भारत विकास होगा, सिंपल सी बात है। तो वही कंडीशन है यहाँ पर। तो इन लोगों के लिए 2 प्रकार के अकाउंट खोला गया, याद रखिएगा, NRO NRE, ठीक ना? ये इनका अकाउंट, इन्हीं अकाउंट में इनका पैसा आता है जो ही विदेश में काम करता है। तो यहां तक है कि NRI आपको क्लियर हो गया ना क्या होता है, कि वैसे भारतीय जो विदेश में जाकर रहते हो, कम से कम 6 महीना तक रहते हो, उनको NRI बोला जाएगा। हाँ, और NRI कहीं भी रह सकते हैं भारत के छोड़कर, उनको NRI बोलेगा। और उनके पासपोर्ट पर NRI लिखा जाता है ना, जो 6 महीना तक हो जाता है। इसके बाद हम समझते हैं PIO होता क्या है। देखिए इसका फुल फॉर्म होता है पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ओरिजिन ये होते क्या है? देखिए PIO होते क्या है, जो भी विदेश में रह रहा है व्यक्ति, जो भी विदेश में व्यक्ति रह रहे हैं, अगर भारत में आते हैं, अगर उनके पासपोर्ट पर
PIO लिखा हुआ है, पासपोर्ट पर PIO लिखा हुआ है, तब वो भारत में आकर बिल्कुल आराम से घूम सकते हैं। भारत के नागरिक की तरह उनके साथ बिहेव होगा, उनके साथ कोई भी भेदभाव नहीं होगा। भेदभाव का मतलब लाल किला घूमने गए वो भी 30 रुपए देंगे, अब वो 400 रुपया नहीं देंगे विदेशियों की तरह। मतलब उनको पूरा भारतीय की तरह क्या ट्रीट किया जाएगा ना, उनको दुर्व्यवहार की तरह नहीं देखा जाएगा। लेकिन ये व्यक्ति भारत में वोट नहीं दे सकते हैं। क्या कर सकते हैं? वोट NRI भारत में वोट दे सकता है, ये वाले भारत में वोट दे सकते हैं, लेकिन PIO जिस पे लिखा रहेगा वो जो भारतीय हैं लेकिन यहाँ के वोट नहीं दे सकते हैं। यहाँ आकर वोट नहीं दे सकते क्योंकि नागरिकता वहां की प्राप्त कर चुके हैं, दूसरे देश की। हाँ, NRI बची ना, भारत के ही, वहां की नागरिकता नहीं ली है, खाली कमाने गए हैं। लेकिन POI क्या है? पर्सन ऑफ इंडिया ओरिजिन, मतलब वहां की नागरिकता ले चुके हैं। वो चाहते हैं कि हम अपने देश में भी आए घूमने फिरने, कोई भी काम करने आए, तब उनके लिए सुविधा दिया गया है कि आप आ सकते हैं, बिल्कुल आप रह सकते हैं, भारतीयों की तरह आपके साथ बिहेव किया जाएगा, बट आपको वोट देने का अधिकार नहीं होगा क्योंकि अपनी नागरिकता खो दिया है वहां का नागरिकता लेकर। ठीक, तो इसके बाद ये होता है, लेकिन ये बहुत लंबा तक नहीं चला। इसी चीज को PIO को इसे मर्ज कर दिया गया OCI में, PIO को OCI में मिला दिया गया। ये 2005 में बना हुआ था, ये ना 2005 में बना हुआ था ये OCI। अब होता क्या OCI? हाँ, वो इसके बाद बना था, ये पुराना था इसे, है ना, इसको फिर बाद में इसे मर्ज कर दिया गया। देखो, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया होता है। अब देखिए इसमें होता क्या है, जब इनको इसमें मर्ज किया गया तो ये भी भारतीय ही होते हैं, ध्यान रखिएगा, जो ये भी भारतीय होते हैं, लेकिन जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो करोड़पति हैं, वहां पर चीज शिफ्ट हो गए हैं, वहां पर अपने फैमिली के साथ रह रहे हैं, वहां के सिटीजनशिप भी ले चुके हैं, नागरिकता भी ले चुके हैं, तो भारतीय में आने चाहते हैं वो लोग घूमने फिरने। तो भारत उनके लिए एक विशेष प्रावधान करता है कि ठीक है, आप पहले भारत के रहे हैं लेकिन अब वहां की नागरिकता ले लिए हैं, तो हम आपको देंगे इजाजत घूमने के लिए, आप भी आकर यहाँ रह सकते हैं, आप भी यहाँ घूम फिर सकते हैं। यहाँ अगर कोई भी कंपनी लगाना चाहते हैं उधर से तो लगा सकते हैं, लेकिन आपके ऊपर ही प्रतिबंध है, आप भी यहाँ का वोट नहीं दे सकते हैं। यहाँ क्या कर सकते हैं? वोट नहीं दे सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन ये वाला जो सिटीजनशिप है OCI सबको नहीं दिया जाता। जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, जो अच्छे खासे पैसे कमाते हैं, उन्हीं को दिया जाता है, अदरवाइज सबको नहीं दिया जाता है। यहां से इसको ध्यान रखिएगा, इसको मर्ज किया गया था, PIC को OCI में मिला दिया गया, फिर बाद में मिला दिया गया, इसका कोई महत्व नहीं रह गया क्योंकि इसमें वही काम हो रहा था। इसमें वोट मांगने का अधिकार नहीं, इसमें भारत में घूम सकते हैं, आकर रह सकते हैं, बिल्कुल हर एक चीज कर सकते हैं, यहाँ भी वही अधिकार दिया गया था। अगर हम लोग विदेश में जाते हैं तो कोई ID होना चाहिए, किसी तरह चले, आधार कार्ड लेके चलेंगे, भगा देगा। आधार कार्ड तो जज पर नहीं चढ़े दे, आधार कार्ड पर तो वोटर ID ले रहे जांच पर नहीं चढ़े दे, भगा देके डे पहले। तो मतलब तो खातिर पासपोर्ट बनाना पड़े, पासपोर्ट बनाने का प्रोसेस होता है, पहले आपको ऑनलाइन करना पड़ेगा। ऑनलाइन करेंगे तो आपको लगता है कि हमको याद नहीं 1500-1600 रुपए पैसा जमा करना होता है, 1500-1600 करीब में, तो हमको भी क्लियर नहीं आता 1500-1600 यहाँ जमा करना, फिर बाद में कुछ लगता होगा। इसके बाद पासपोर्ट ऑफिस में जाकर वेरिफिकेशन कराना पड़ेगा, और आपको इतना जल्दी नहीं पासपोर्ट मिलेगा, वहां आपके डॉक्यूमेंट्स में एक एक अक्षर मिलाएगा, थोड़ा सा भी मिसमैच नहीं होना चाहिए, आपका पता बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। जब वहां तक पूरा वेरिफिकेशन हो जाएगा तब वो जाने छूट, तो थाना वाला तेरे पास यहाँ से थाना वेरिफिकेशन होगा, ये थाना में तेरे नाम से कहीं केस उस नहीं ना, हम मर्डर ऑर्डर लिखन के लिए और मर्डर ऑर्डर किए तो तेरे पर रद्द कर देगा, तुमको पासपोर्ट नहीं बनेगा। पासपोर्ट उसी का बनेगा जो साफ सुथरा चरित्र का हो, कोई भी गलत कार्य में पकड़ा नहीं गया है, नहीं हो ऐसे करता है जी। जहाज से जाते वही ना, हाँ, जहाज से मतलब नहीं है, तुम नहीं समझे, विदेश से जाना है, यहाँ से जहाज से बम्बई चल जाए, वो थोड़ी चेक करिए। तो क्या अगर विदेश से आपको जाना है, अगर मैं सऊदी अरब, अमेरिका, रूस, जापान जाना है तो पुलिस वेरिफिकेशन करिए, वो अलग बात है कि 1500 रुपए लेके छोड़ दिया, कुछ नहीं चेक करिए, मर्डर तब कुछ नहीं चेक करिए, 1500 रुपए यहाँ से काम होगा। लेकिन नियम है पुलिस वेरिफिकेशन आपका करेगा कैरेक्टर का, कि इसका कैरेक्टर कैसा रहा है ना।
तो उसका करता है। तो पासपोर्ट क्या करता है, किसी भी देश में जाने के लिए एक आईडी है। जैसे आधार कार्ड हमारा एक आईडी है ना, वोटर आईडी एक आईडी है ना, पैन कार्ड है ना आईडी, उसी प्रकार से तुम्हारा पासपोर्ट भी एक क्या है, आईडी है। अरे कार्ड जैसा इतना होता है, बड़ा सा होता है ना, डायरी टाइप का होता है। विदेश से चल गिला, देखिए अरबा किसे विदेश जाते हैं ना, एक पूरा बाकायदे पूरा लिखा जाता है कि आप कितने दिन के लिए जाएंगे। अगर जॉब करने जाते हैं, घूमने जाते हैं अलग चीज है ना, घूमने भी जाएंगे तो एक अलग से पूरा डेट फिक्स होता है कि कितने दिन के लिए जा रहे हैं। और मान लें कि आप घूमने जा रहे हैं तो 10 दिन या 1 महीने के लिए घूमेंगे। 1 महीने के लिए घूमेंगे तो 1 महीने के लिए एक आपको वीजा बनाना पड़ता है ना, वीजा। और वीजा क्या करता है, उधर से रिटर्निंग तभी हो सकते हैं जब वीजा दिखाएंगे आप। पासपोर्ट और वीजा दोनों दिखाएंगे तभी रिटर्निंग हो सकते हैं। वीजा नहीं होगा तो और वीजा नहीं तो आ ही नहीं सकते हैं आप, फंस जाएंगे। क्योंकि ये आपको सिग्नेचर किया गया, ये जो व्यक्ति हमारा देश से जा रहा है, इतने दिन के लिए जा रहा है, इसकी सुरक्षा व्यवस्था पूरे उस देश के नामे है। कोई भी दिक्कत होता है तो उस देश के ऊपर क्लेम आएगा। और भारत का लोग अमेरिका में गया, अमेरिका में अगर भारत का लोग गया तो उसको बजाते 1 महीना का पूरा लेकर गया है वीजा पासपोर्ट, और 1 महीना में कोनो खरोच भी आता है तो उसका जवाबदेही अमेरिका सरकार करेगी। क्योंकि हम अपने देश के नागरिक को आपके पास भेजे थे, और भारत का राजदूत हर एक देश में बैठा है, और राजदूत उसका जाकर जांच पड़ताल करेगा आखिर क्या बात था। तो वीजा क्या होता है, दूसरे देश से आने का एक माध्यम है, आप रिटर्न हो सकते हैं। और हर एक देश के लिए अलग अलग वीजा होता है, नहीं कि एक ही वीजा कटेला अमेरिका और रूस जापान कुल घूम लेगा, ऐसा नहीं होगा। रूस के लिए अलग वीजा, जापान के लिए, उन देश के नाम से वीजा बनता है। पासपोर्ट एक ही होता है, पासपोर्ट एक ही रहेगा लेकिन वीजा बदलेगा आपका हर जगह के लिए अलग। जापान के लिए अलग बदलेगा, सऊदी अरब में वहां के लिए अलग वीजा बनेगा। अलग अलग वीजा का रेट भी होते हैं, जैसे भी करके होते होंगे अलग अलग कंट्री के लिए, है ना। जितना दिन रहेंगे हाँ, उतने दिन के उसके हिसाब से वीजा बनते हैं। तो पासपोर्ट वीजा आपको समझ में आ गया क्या है। पासपोर्ट किसी भी देश में जाने के लिए आपको एक आईडी है, कार्ड है, और वीजा वहां से रिटर्निंग करने के लिए माध्यम है, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर हो गया, कोई दिक्कत। तो आज की वीडियो में बस इतना है, और अगला वीडियो में आपको CAA, देखिए CAA पढ़ेंगे हम लोग, कटो था। अगला वीडियो में हम लोग देखेंगे CAA, है ना, और इससे भी रिलेटेड कुछ पॉइंट्स हैं उसको भी हम लोग जानने की कोशिश करें। ये टोटल का टोटल नागरिकता से संबंधित है, भाग 2 के ही अंतर्गत हम लोग चल रहे हैं अभी, समझ लीजिए भाग 2 के अंतर्गत चल रहे हैं। तो बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।